एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद दिलचस्प विचार से शुरुआत कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास केवल पुरानी धूल भरी किताबों के पन्नों में या कुछ तारीखों तक ही सीमित है। एक नीरस टाइमलाइन की तरह। राइट, ऐसा लगता है कि बस रटना है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक जमीन पर नजर डालें तो यहाँ का इतिहास किताबों की सीमाओं को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये यहाँ के स्मारकों, मकबरों और छतरियों के पत्थरों में बहुत गहराई से उकेरा गया है। बिल्कुल, पत्थरों पर उकेरा गया यह इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम MPPSC प्रीलिम्स 2026 के जनरल स्टडीज पेपर 1 यानी MPGK के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के स्टडी मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि है मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति एवं इतिहास। और इसके तहत हम विशेष रूप से ऐतिहासिक स्मारक, समाधि और मकबरों पर चर्चा करेंगे। यह परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए स्कोरिंग का एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह रटना काफी नहीं है। वही मैं सोचने वाला था, अगर हम परीक्षा के ट्रेंड को देखें तो सवाल पूछने का तरीका काफी बदल गया है। जी, अगर हम पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें, विशेषकर MPPSC 2021 का, तो साफ पता चलता है कि प्रश्न अब सतही नहीं रहे, वे काफी वैचारिक और तथ्यात्मक हो गए हैं। मतलब अब सीधे सीधे जिले का नाम नहीं पूछा जाता? बिल्कुल नहीं। अब स्थानों के सीधे मिलान पर सवाल आते हैं, वास्तुकला की शैलियों पर प्रश्न होते हैं, यहाँ तक कि निर्माण सामग्री जैसे कि संगमरमर का इस्तेमाल, उस पर भी गहरे सवाल पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इन जगहों को एक इतिहासकार की नजर से देखना होगा। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत उस शहर से करते हैं जहाँ की हवाओं में ही संगीत है, ग्वालियर। ग्वालियर और संगीत का बहुत पुराना नाता है। राइट। संगीत के दिग्गजों और मुगल वास्तुकला की बात हो तो यहाँ मोहम्मद गौस का मकबरा बहुत अहम है। ये महान संगीतज्ञ तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। और ये मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण खुद मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। पर इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है ना। तानसेन की मृत्यु तो आगरा में हुई थी। हाँ, तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन मुगल सम्राट अकबर के विशेष आदेश पर उनका शव ग्वालियर लाया गया। वाओ, एक सम्राट का ऐसा आदेश! बिल्कुल, और उन्हें मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही दफनाया गया। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता मृत्यु के बाद भी कायम रहा। यहीं पर हर साल प्रसिद्ध तानसेन समारोह भी होता है। ये कहानी वाकई अद्भुत है। अब संगीत की बात हो रही है तो तानसेन के समकालीन एक और दिग्गज का जिक्र करना जरूरी है, बैजू बावरा। जी, ध्रुपद गायक बैजू बावरा, जिनका असली नाम बैजनाथ प्रसाद या बैजनाथ मिश्र था। इनकी समाधि अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। सही कहा। अब चंदेरी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बुरहानपुर की तरफ। यहाँ के स्टडी मटेरियल में एक काला ताजमहल का जिक्र है। ये एक बहुत ही रोचक स्मारक है। मतलब ताजमहल का नाम आते ही तो सफेद संगमरमर याद आता है। तो ये काला ताजमहल किसका मकबरा है? ये अब्दुल रहीम खान खाना के बेटे शाहनवाज खान का मकबरा है। शाहनवाज खान को इरज के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, और इसे बनवाया किसने था? मुगल बादशाह जहांगीर ने। इसकी बनावट काफी हद तक आगरा के ताजमहल जैसी है, लेकिन इसमें स्थानीय काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसे काला ताजमहल कहते हैं। ये परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अब चूंकि आपने वास्तुकला और संगमरमर की बात की है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है धार जिले के मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे के बारे में। बिल्कुल, ये भारत की पहली पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि संगमरमर का बेहतरीन काम सिर्फ मुगलों ने किया, लेकिन इसका निर्माण महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया था। और ये तथ्य MPPSC AMO 2021 में सीधे तौर पर पूछा गया था। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां के ताजमहल पर इसके वास्तुशिल्प का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यानी ताजमहल की प्रेरणा मध्य प्रदेश के मांडू से आई थी। ये कमाल की बात है। इसी कड़ी में श्योपुर में मुनव्वर खान का मकबरा भी है। हाँ, मुनव्वर खान शेरशाह सूरी के सेनापति थे और गांगेर के शासक भी। और ये मकबरा 16वीं सदी की इंडो फारसी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो इस्लाम शाह के समय में पूरा हुआ था। और वास्तुकला के इसी संगम में हमें बुरहानपुर की दरगाह हकीमी को नहीं भूलना चाहिए। ये दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थल है, राइट? बिल्कुल।
यहाँ सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन की मुख्य मज़ार है। ये अपने भव्य सफ़ेद संगमरमर और आध्यात्मिक शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये तो हुई मुगल और सूफी वास्तुकला की बात। अब हम उन शूरवीरों की ओर रुख करते हैं जिनकी गाथाएं आज भी गूंजती हैं। मराठा, बुंदेला और राजपूत वीरों के स्मारक। ये हिस्सा परीक्षा के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। सबसे पहले बात करते हैं महान मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव की। इनकी समाधि खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में है। और ये स्थान नर्मदा नदी के किनारे है। उत्तर भारत अभियान के दौरान यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। यह तथ्य भी MPPSC HME 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मतलब सिर्फ जिला नहीं, नदी और गांव का नाम भी याद रखना है। बिल्कुल, माइक्रो ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। और मराठा राजवंश की बात करें तो भिंड जिले के आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी है, जिसका निर्माण 1766 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, छतरी। ग्वालियर में भी सिंधिया राजवंश की कई छतरियां हैं, मृत प्रियजनों की स्मृति में। हाँ, ग्वालियर तो सिंधिया राज परिवार की ऐतिहासिक कर्मस्थली रहा है। वहाँ महारानी गजराजे की छतरी पूरी तरह संगमरमर से बनी है। और उसी परिसर में जीवाजीराव, विजयराजे और माधवराव के स्मारक भी हैं। इसके अलावा ग्वालियर के छतरी बाजार में जियाजीराव, दौलतराव और जनकोजीराव के स्मारक भी देखने को मिलते हैं। वास्तुकला की एक अलग ही झलक बुंदेलखंड में भी दिखती है, निवाड़ी जिले के ओरछा में। बेतवा नदी के कंचन घाट पर स्थित वीर सिंह देव बुंदेला की छतरी, ये बुंदेली स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। और नदी के किनारे होने से इसकी भौगोलिक स्थिति इसे और भी खास बना देती है। इसी तरह उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौर की छतरी है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है और राजपूत शैली में बनी है। दुर्गादास राठौर ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से, खासकर औरंगजेब से कड़ी लड़ाई की थी और अजीत सिंह की सहायता की थी। सही कहा? तो बाजीराव नर्मदा किनारे, वीर सिंह बुंदेला बेतवा किनारे और दुर्गादास राठौर शिप्रा किनारे। नदियों का ये पैटर्न याद रखना काफी मददगार साबित हो सकता है। सच में ये एक बेहतरीन रणनीति है। अब हम स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं की ओर बढ़ते हैं। 18 जून 1858। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब महारानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की थी। और उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में हुआ, जहां आज उनकी भव्य छतरी मौजूद है। इसे ग्वालियर नरेश श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया के शासनकाल में पुरातत्व विभाग ने बनवाया था। ऐसी ही एक और वीरांगना थी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती। उनके शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में उनकी समाधि जबलपुर जिले के नरई नाला में स्थित है। नरई नाला, ये जगह विशेष रूप से याद रखनी होगी क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ जबलपुर याद रखते हैं। बिल्कुल, और परीक्षा बनाने वाले अब यही गहराई तलाश रहे हैं। इसी तरह नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वे 1824 में अंग्रेज अफसर मैडॉक से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। उनकी समाधि सीहोड़ के दशहरा मैदान में स्थित है। 1857 की क्रांति से दशकों पहले। इसीलिए तो उन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। उनका साहस और बलिदान सच में असाधारण था। अब ऐतिहासिक योद्धाओं के अलावा कुछ स्थानीय आस्था के केंद्र भी हैं जिनका सामाजिक महत्व बहुत अधिक है, जैसे हरदा जिले के ग्राम सोडलपुर में कान्हा बाबा की समाधि, जहां हर साल भारी मेला लगता है और ये धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हमने इतने सारे नाम और जगहें कवर कर ली हैं, लेकिन समय कम है और स्टडी मटेरियल में और भी कई नाम हैं। तो क्या हम इनका कोई त्वरित विश्लेषण कर सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें हम कुछ छोटे समूहों में बांटकर तेजी से कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुरहानपुर। बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र है, दौलत खान लोधी का मकबरा है और शाहजादे परवेज का मकबरा है। और जो दरबारियों या नवाबों से जुड़े हैं, अवाद हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। धार में अब्दुल्ला शाह चंगल की मजार है। और हरदा के हंडिया में मुल्ला दो प्याजा की मजार है। बिल्कुल। कुछ अन्य आस्था के केंद्र भी है ना? जी, बैतूल के मलाजपुर में 18वीं सदी के गुरु बाबा साहेब की समाधि है। और सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया की समाधि, वो शाजापुर जिले के शुजालपुर में है। ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए कुछ अन्य प्रमुख हस्तियों की समाधियां भी देख लेते हैं। खंडवा में किशोर कुमार की समाधि है। मंडला में गिरधारी बाई की समाधि है और डिंडोरी में रानी अवंती बाई की। छतरपुर के दुबेला में बुंदेलखंड केसरी महाराजा छतरसाल की समाधि है। और शिवपुरी में महारानी सांख्यराजे तथा तात्या टोपे के स्मारक स्थित है।
अंत में राजगढ़ में प्रसिद्ध प्रेमी युगल रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधियां हैं। इस तरह एक जगह इन्हें समूह में रखने से याद करना आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो इस पूरे डीप डाइव का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? MPPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सूक्ष्म भौगोलिक स्थानों का बारीकी से अध्ययन करना होगा, जैसे नरई नाला, रावेड़ खेड़ी या सोडलपुर। सिर्फ जिला याद करने से आप काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और साथ ही स्मारकों के निर्माणकर्ताओं का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति है। पर इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे जहन में एक विचार आ रहा है। वो क्या? पुराने दौर में राजाओं और वीरों की यादों को सदियों तक जिंदा रखने के लिए पत्थरों से ये अमर इमारतें तराशी गईं, जो आज इतने सालों बाद भी सीना ताने खड़ी हैं। बिल्कुल। उनका भौतिक इतिहास आज भी सुरक्षित है। लेकिन आज के इस तेज और डिजिटल युग में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के अध्ययन के लिए विरासत में किस तरह के स्मारक पीछे छोड़कर जा रहे हैं? ये सच में एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। भौतिक पत्थरों की तुलना में हमारा ये डिजिटल डेटाबेस भविष्य में कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम अपने आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।